नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहाँ हम पढ़ रहे हैं 11th की एनसीईआरटी है ना, जियोग्राफी वाली। ठीक, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं और ये हमारा 6वां चैप्टर है, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। ठीक, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। ठीक, ये चैप्टर नंबर 6 है। फिजिकल ज्योग्राफी जो है 11th की एनसीईआरटी की, वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भू आकृतियाँ क्या हैं। ठीक, फिर उनका विकास कैसे हो रहा है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जैसे अर्थ सरफेस है ना, ये पृथ्वी का, तो पृथ्वी पर आप देखेंगे कि बहुत सारे पर्वत हैं, है ना, पठार हैं, मैदान हैं, खाइयाँ हैं। ठीक, यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी सरफेस है ये समतल नहीं है। ठीक, समतल नहीं है। क्या है? कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचा पर्वत है, पठार है ना। मतलब क्या कि पृथ्वी पर भी जो आप आकृतियाँ देख रहे हैं, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर पर्वत, पठार, नदियाँ, है ना, और भी बहुत सारे मरुस्थल है ना, मैदान है, तो जो भी आप पृथ्वी के सरफेस पर या पृथ्वी पर जो भी आकृतियाँ आप देख रहे हैं वो होता है भू आकृति। अब क्या है कि पूरे सरफेस पर अगर देखें तो दो ही टाइप के स्थलाकृतियाँ मेन रूप से दिखेंगी। एक आप देखेंगे कि महाद्वीप, है ना, महाद्वीप देखेंगे और महासागर देखेंगे। ठीक, ये इन्हीं सभी आकृतियों से, महाद्वीप और महासागर से ही या तो कोई आकृति महासागर में होगी या महाद्वीप में होगी। तो ये क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। क्या? प्रथम श्रेणी के, मतलब पृथ्वी के निर्माण के साथ ही जब पृथ्वी बनी थी तो सबसे पहले कोई आकृति बनी तो वो महाद्वीप, महासागर बने। ठीक, तो अब इन्हीं आकृतियों पर ही और दूसरी आकृतियाँ बनी। जैसे महाद्वीप और महासागर पर जो आकृतियाँ बनी, इसके बाद वो द्वितीय श्रेणी में आएंगी। ठीक, तो द्वितीय श्रेणी की आकृतियों में जैसे पर्वत बन गया है ना, पठार है, तो इस तरीके से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हो गए। और उसके बाद इन्हीं महाद्वीप, महासागर या पर्वत, पठार पर जब अपक्षय काम किया, अपर्दन काम किया, निक्षेपण काम किया, तो उसकी वजह से कुछ आकृतियाँ बनी जिनको हम तृतीय श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि लोएस का मैदान है या इंसेलबर्ग है, ठीक, आइसबर्ग, यू आकार की घाटी, है ना, विसर्प नदी, विसर्प जो है, ये तीसरे श्रेणी की स्थलाकृतियाँ हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पृथ्वी के धरातल पर, है ना, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो आकृति आप देख रहे हैं, उसी को कहा जाता है भू आकृतियाँ। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है कि भैया पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की क्रिया के पश्चात, ठीक, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थ, है ना, तो जैसे पृथ्वी का धरातल कैसे बना है, जो भी पदार्थ हैं उन पर अपक्षय की प्रक्रिया के बाद भू आकृतिक कारक, है ना, जैसे कि जल है, बहता हुआ जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद, है ना, तरंगें अपर्दन करते हैं। ठीक, सिंपल बात बस यही, जैसे समझ लीजिए कि पृथ्वी का जो धरातल है ना, इस धरातल पर अपक्षय की क्रिया सक्रिय रहती है, अपर्दन की क्रिया सक्रिय रहती है। ठीक, तो अपक्षय अपर्दन के बाद जो हमारी भू आकृति बनती है या भू आकृतिक कारक है ना, यही भू आकृतिक कारक ही क्या करते हैं? अपर्दन करते हैं। ठीक, अपर्दन करते हैं। तो सिंपल बात ऐसे ही हो गई। क्या हो गई भैया? कि पृथ्वी के धरातल पर निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के बाद भू आकृतिक कारक जो होते हैं वो अपर्दन करते हैं। ठीक, जैसे अब इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चट्टान हो गई, मान लीजिए ऐसे कोई चट्टान है। ठीक, अब इस चट्टान पर
क्या हो रहा है कि टेम्परेचर पड़ रहा है, दबाव या जैविक कारण के कारण धीरे धीरे ये चट्टान क्या हो गई, कमज़ोर हो गई, है ना। मान लीजिए ये चट्टान कमज़ोर हो गई, तो अब ये जब चट्टान कमज़ोर हो गई, कमज़ोर होकर के मान लीजिए टूट गई, तो टूटने की वजह से क्या हो गया, अब ये हो गया अपक्षय। क्या होगा, अपक्षय। ठीक, अब इस चट्टान का अपक्षय हो गया। अब क्या है कि अब इस अपक्षय को जो पृथ्वी के कारक हैं ना, कारक में मतलब जैसे जल है ना, जल में बहता हुआ जल भी, भूमिगत जल भी हो गया, वायु हो गया, है ना, या हिम हो गया। अब इनके कारण क्या हो रहा है कि ये जो इसका टूटा फूटा कमज़ोर या टूटा हुआ जो इसके कण है ना चट्टान के, ये यहाँ से हटेंगे, इसके कारण होगा अपरदन। क्या होगा, अपरदन। समझ रहे हैं ना। तो ये जो बाह्य कारक हैं, जल, वायु, हिम, ये सब क्या कर रहे हैं, अपक्षय या अपक्षयित जो चट्टान है इस पर क्रिया करके अपरदन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये चट्टान किसी दूसरे स्ट्रक्चर में बदल जाएगी, किसी आकृति, नई आकृति में बदल जाएगी, उसी को कहेंगे भू आकृति। आगे देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ की बात समझ में आ ही गई आपको कि धरातल का निर्माण करने वाले जो पदार्थ हैं, ठीक, अपक्षय की प्रक्रिया के बाद क्या होगा कि जो भू आकृतिक कारक हैं, जैसे कि ये ना, ये क्या करते हैं, अपरदन करते हैं। अब देखिए आप यह जानते हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। अभी हमने बताया ना कि जैसे ये चट्टान है, अब ये चट्टान जब इस पर काम करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि इसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, धरातल का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। ठीक, और निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम होता है। ठीक, निक्षेपण क्या होता है भैया, तो देखिए मैंने पहले ही बता रखा है, अभी बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई ऐसे चट्टान है ना, अब हवा द्वारा, पानी द्वारा, है ना, जल द्वारा, ठीक, अब इस चट्टान का मान लीजिए अपरदन हुआ। पहली बात तो इसका अपक्षय हुआ, कमज़ोर होकर टूट गई, तो ये सब जो कारक हैं इन्होंने क्या किया कि इसको यहाँ पर काट दिया। अब यहाँ के जो कण हैं वो बहते हुए जाएंगे, कहीं एक जगह ये सब इकट्ठे होंगे, डिपॉजिट होंगे, है ना। जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं तो ये जो क्रिया हो रही है, कट के जब कट रहा है तो यहाँ होगा अपरदन, है ना, यहाँ होगा अपरदन। लेकिन यहाँ जहाँ इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर होगा क्या, निक्षेपण। यहाँ पर क्या होगा, निक्षेपण होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका निक्षेपण। तो जो निक्षेपण क्यों हो रहा है, निक्षेपण का कारण क्या है, अपरदन। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही भैया कि निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। ठीक, मतलब निक्षेपण, जैसे मान लीजिए कि नदियाँ हैं, है ना। अब मान लीजिए कि नदियाँ हैं ऐसे, अब नदियाँ बहते हुए आ रही हैं ऊपर से, जब मैदानी भागों में प्रवेश की या डेल्टा के अपने समुद्र के नज़दीक पहुंच गई या समुद्र में पहुंचने वाली हैं, तो अपने साथ लाए हुए जो मलबा है, अवसाद हैं, अगल बगल इकट्ठा कर दी। अपने साथ बहा करके लाई गई जो मिट्टियां हैं वो अगल बगल इकट्ठा कर दी। इसकी वजह से जैसे डेल्टा बन गया ना। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा क्या है, निक्षेपण का परिणाम है। ठीक, डेल्टा कैसे बना, निक्षेपण से। अच्छा, जो कटाव होता है अपरदन से भी आकृतियाँ बनती हैं ना, जैसे मान लीजिए यू आकार की घाटी है, ठीक, वी आकार की घाटी है, जलप्रपात है। ठीक, ये सब क्या है, ये सब कटने से बन रहे हैं, अपरदन की क्रिया से ये आकृतियाँ बन रही हैं। ठीक, लेकिन ये सब आकृतियाँ कैसे, समुद्र में जाने से पहले जो नदियाँ हैं अपने अगल बगल बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर दी हैं, मिट्टियाँ, धूल, ठीक है, कंकड़ पत्थर, तो इसीलिए यहाँ पर डेल्टा बन गया। तो डेल्टा क्या हो गया आपका, निक्षेपण से बनी आकृति है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही कि भैया समझ लीजिए कि निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। ठीक, अब देखिए चूंकि इस अध्याय में हम ना भू आकृतियों और उनके विकास से संबंधित बात करेंगे, अतः सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भू आकृति क्या होती है। ठीक, साधारण शब्द में कहें तो छोटे से मध्यम आकार के भूखंड
भू आकृतिक कहलाते हैं। ठीक, सिंपल बात है ये कि साधारण शब्दों में क्या है कि छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृतिक कहलाते हैं। ठीक, तो भैया अब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि बहुत सी संबंधित भू आकृतियाँ मिलकर, बहुत सी भू आकृतियाँ है ना, बहुत सी भू आकृतियाँ मिलकर भूदृश्य बनाती, तो भूदृश्य बड़ा भाग हो गया। जैसे मान लीजिए कि पर्वत, पठार, नदियाँ ये सभी मिल कर क्या बना देंगी, पूरा भूदृश्य बनाएंगी। जो भूतल के विस्तृत भाग हैं, तो भूदृश्य जो है वो विस्तृत भाग है, भू आकृति क्या होता है, छोटा और मध्यम भाग होता है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं। ठीक, जितनी भी आपकी भू आकृति होती हैं, तो भैया प्रत्येक भू आकृति, यहाँ देखिए, प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार है ना, वह पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। ठीक, अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं, अचानक से तो काम करती नहीं, धीरे धीरे चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, और इसी कारण अनेक आकार बनने में लंबा समय लगता है। ठीक, प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। जैसे कोई भी आकृति बन रही, पर्वत ही मान लीजिए बन रहा है, तो पर्वत एक धीरे धीरे बनना प्रारंभ होगा। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति और प्रकृति में बदलाव आता है। मतलब वो बनता रहता है और उसमें क्या होता है, चेंजेज होता रहता है, बदलाव भी आते रहते हैं। ठीक, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। अब यहाँ देखिए कि भैया जलवायु संबंधी बदलाव, वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं से प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित देखिए यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक, अब देखिए जिनसे भू आकृतियाँ रूपांतरित होती हैं। विकास का यहाँ अर्थ क्या हुआ भैया कि भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्था से है। ठीक, तो भू आकृतिक रूपांतरित होता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि एक समय था कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ टेथिस सागर था, तो आज वहाँ पर हिमालय बन गया सागर से। तो ये परिवर्तन क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे हो रहा है, यही कहलाता है भू आकृतियाँ रूपांतरित हो गया। ठीक, इसी को बोलते हैं कि भू आकृति परिवर्तन। अब देखिए, इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक क्या है, इतिहास है, धीरे धीरे बदलता है। जैसे जहाँ आज हिमालय पर्वत है, पहले वहाँ टेथिस सागर था, अचानक से तो नहीं बन गया, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है, एक समय लगा है। तो भैया समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। ठीक, एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक, यानी एक स्थल जो है वो विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं से आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है कि मनुष्य क्या है, पहले युवा अवस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है, फिर वृद्धावस्था में है। उसी तरीके से जो भूआकृति है या स्थल रूप है, इसका भी विकास अनेक अवस्था में हुआ है। युवा अवस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होता है। जैसे नदी है, नदी का जब उद्गम होता है तो एकदम युवा अवस्था में होती है, मैदानों में चलती है तो प्रौढ़ावस्था में हो जाती है, और समुद्र में जब गिरती है तो इसका मतलब वो वृद्धावस्था में है। ठीक, तो भैया भूआकृति के में कई पहलू होते हैं। तो भूआकृतियाँ कैसे कैसे बनती हैं? प्रवाहित जल, यानी जो नदी है, इस नदी से जो बह रही है नदी, इसके कारण जो आकृतियाँ बन रही, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।